नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। हर किस्सा कहानी नहीं होता। हमारा मानना है कि हर किस्से के पीछे कोई कहानी हो ना हो, पर हर कहानी के पीछे एक किस्सा जरूर होता है। हर किस्सा खामोशी से चीख कर कहता है, मैं किस्सा हूं, कोई कहानी नहीं। ये ऐतिहासिक कहानी है मारियो पूजो की। उनकी कलम से लिखी हुई दिल को छू लेने वाली कहानी द सिसिलियन। ये वो नॉवेल है जो अमेरिका, इंग्लैंड, पूरे यूरोप में सुपरहिट हुआ करता था एक समय में, जो आज भी मारियो पूजो के चाहने वालों के लिए सुपरहिट है। जनता के बीच से उठकर आया एक बहादुर नौजवान जो बना योद्धा अपराध की दुनिया का, जिसे सिसिली के लोगों ने दिलो जान से प्यार दिया। तो तैयार हो जाइए द सिसिलियन, यानी कि साल्वातोर गुलियानो की अमर कहानी का साक्षी बनने के लिए। आप ना ये कहानी भूल पाएंगे, ना ही गुलियानो को भूल पाएंगे। आइए करते हैं श्री गणेश उस नौजवान डाकू का, बेहतर होगा कहें उस नौजवान डाकू जो सिसिली का रहने वाला था, के ऊपर लिखी गई इस कहानी का श्री गणेश कर लेते हैं। माइकल कॉर्लियोन पालेर्मो में एक लंबी लकड़ी की डॉक पर खड़ा था और उसने महासागर के बड़े जहाज को अमेरिका के लिए रवाना होते देखा। उसे भी इस जहाज से ही वापस अमेरिका रवाना होना था, लेकिन उसके पिता से नए निर्देश आए थे। अमेरिका में पिता थे माइकल के डॉन कॉर्लियोन। कौन नहीं जानता उन्हें। बात करते हैं आज की पालेर्मो में। माइकल कॉर्लियोन ने छोटी मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार लोगों को अलविदा कहा जो उसे इस डॉक तक लेकर आए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पिछले कई सालों से उसकी रक्षा की थी। मछली पकड़ने वाली नाव महासागर के उस बड़े जहाज के पीछे सफ़ेद लहरों पर इस तरह सवार थी जैसे कोई बहादुर छोटी बतख अपनी माँ के पीछे पीछे चली जा रही हो। उस पर सवार लोगों ने माइकल को वापस हाथ हिलाया। वो अब उन लोगों से जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला था। टोपी और ढीले कपड़े पहने मजदूरों से भरी हुई थी यह डॉक, जो दूसरे जहाज़ों से सामान उतार रहे थे। ये मजदूर और इस लंबी डॉक में आए ट्रकों को लोड करने के काम में लगे हुए थे। ये छोटे दुबले पतले आदमी थे जो इटली वाले कम लग रहे थे, अरबी ज़्यादा लग रहे थे। उन्होंने बिल वाली टोपी पहनी हुई थी जिससे उनके चेहरे छिप गए थे। उन्हीं में थे वे नए अंगरक्षक जो अमेरिका से माइकल की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए भेजे गए थे। ये नए बॉडीगार्ड सुनिश्चित करेंगे कि माइकल को कोई नुकसान न पहुंचे। वजह यह भी थी कि अब माइकल उस डॉन क्रॉस मालो से मिलने वाला था जिसे सिसिली में कैपो डी कैपी यानी फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स कहा जाता है। फ्रेंड्स वर्ड इस्तेमाल होता है सिसिली में उन लोगों के लिए जिन्हें अपराध की दुनिया के नायकों के रूप में जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अखबार वाले और बाहर की दुनिया के लोग डॉन क्रॉस मालो को माफिया कहती थी, लेकिन सिसिली में माफिया शब्द कभी भी आम नागरिक के मुंह से नहीं निकलता था, क्योंकि वे डॉन को कभी कैपो डी कैपी नहीं कहेंगे, बल्कि वे तो केवल उनको द गुड सोल कहेंगे। सिसिली में अपने 2 साल के अज्ञातवास में माइकल ने डॉन क्रॉस मालो के बारे में कई कहानियां सुनी थी। कुछ इतनी शानदार थी कि उसे ऐसे आदमी के होने पर लगभग विश्वास ही नहीं हुआ, पर उसके लिए अपने पिता से मिले निर्देश बिल्कुल साफ थे। उसे आज ही डॉन क्रॉस के साथ
दोपहर का भोजन करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद उन दोनों को यानी कि डॉन क्रोस के साथ माइकल को देश के सबसे बड़े डकैत साल्वातोर गुलियानो को सिसिली से भागने की व्यवस्था करनी थी। माइकल कॉर्लियोन गुलियानो के बिना सिसिली नहीं छोड़ सकता था। घाट के अंत में 50 गज से ज्यादा दूर नहीं, सकरी गली में एक बड़ी काली कार खड़ी थी। उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। माइकल उनकी तरफ चल दिया, एक सिगरेट जलाते हुए, और शहर पर बाहर से नजर डालने के लिए वो जरा 2 पलों के लिए रुक गया। पालेर्मो एक विलुप्त ज्वालामुखी द्वारा बनाए गए कटोरे के तल में आराम करने वाला एक सोया हुआ शहर नजर आ रहा था, जो 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था और चौथी तरफ भूमध्य सागर की नीली चौड़ी छाती चमक रही थी। शहर सिसिली दोपहर के सूरज की सुनहली किरणों में झिलमिला रहा था। लाल रोशनी की किरणें धरती पर टकरा रही थी, मानो सदियों से सिसिली की धरती पर बहाए गए खून को प्रतिबिंबित कर रही हो। सूरज की सुनहरी किरणें ग्रीक मंदिरों के आलीशान संगमरमर के स्तंभों, मकड़ी जैसे मुस्लिम पूजा घरों की बुर्जों, स्पेनिश गिरजाघरों के नुकीले अग्रभागों को नहला रही थी। दूर पहाड़ी पर एक प्राचीन नॉर्मन महल दिखाई दे रहा था। इन सभी को अलग अलग क्रूर सेनाएं एक जमाने में छोड़कर चली गई थी, जो कभी ईसा के जन्म से पहले सिसिली पर राज किया करती थी। महल की दीवारों से परे शंकु के आकार के पहाड़ों ने पालेर्मो शहर के एक बड़े हिस्से को किसी अजनबी की तरह अपने गले लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने घुटनों पर आराम से बैठे हों। पहाड़ के हाथों की एक रस्सी शहर की गर्दन को चारों ओर से कसी हुई दिखती थी। ऊपर, बहुत ऊपर, अनगिनत छोटे लाल बाज चमकीले नीले आकाश में पतंग की तरह उड़ान भर रहे थे। माइकल घाट के कोने में उसका इंतजार कर रहे 3 आदमियों की तरफ चल दिया। दूर से उनकी काली आकृतियां रहस्यमय दिखाई दे रही थी। वो अपने हर कदम के साथ उनको और अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। ये 3 लोग माइकल का इतिहास जानते थे। वे जानते थे कि वो अमेरिका के महान डॉन कॉर्लियोन का सबसे छोटा बेटा था। अमेरिका में डॉन कॉर्लियोन गॉडफादर के नाम से जाने जाते थे, जिनकी शक्ति सिसिली तक फैली हुई थी। वे तीनों जानते थे कि माइकल ने कॉर्लियोन साम्राज्य के एक दुश्मन को मारते समय न्यूयॉर्क शहर के एक उच्च पुलिस अधिकारी को भी खत्म कर दिया था। वह उन हत्याओं के कारण सिसिली में छिपकर अज्ञातवास बिता रहा था, और अब आखिरकार जब वहां मामले सुलझ गए हैं, तो वो कॉर्लियन परिवार के राजकुमार के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल करने के लिए अपने वतन अमेरिका वापस जा रहा था। उन्होंने कार्लोन परिवार के चिराग को, माइकल कॉर्लियोन को ध्यान से देखा। जिस तरह से वह तेज कदमों के साथ बड़ी सहजता से आगे बढ़ रहा था, उसकी चौकस सतर्कता उसके चेहरे को एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखा रही थी जिसने पीड़ा और खतरे को सहन करना सीखा था। वह स्पष्ट रूप से एक सम्मानित व्यक्ति था। जैसे ही माइकल घाट से उतरा, उसका स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति एक पादरी था। भरे शरीर वाला ये व्यक्ति के सिर पर चिकनी चमगादड़ जैसी टोपी थी। पादरी के सफ़ेद कॉलर पर सिसिली की लाल धूल छिड़की हुई थी। फूले गालों वाला ये आदमी फादर बेनियामिनो मालो था।
जो महान डॉन क्रोस मालो का भाई था। फादर बेनियामिनो मालो सज्जन दिखने वाला धर्मपरायण किस्म का व्यक्ति था, लेकिन वो अपने प्रसिद्ध रिश्तेदार डॉन क्रोस के प्रति पूरी तरह समर्पित था और शैतान को अपने सीने के इतने करीब पाकर भी घबराया नहीं था। फादर पेनियामो माइकल से हाथ मिलाते हुए घबराहट के साथ मुस्कुराया और माइकल की दोस्ताना लेकिन टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान से आश्चर्यचकित भी हुआ और उसके चेहरे पर फिर राहत भी दिखाई दी, जो किसी नामधारी हत्यारे के चेहरे पर कभी नजर नहीं आती। दूसरा व्यक्ति इतना सौहार्दपूर्ण नहीं था, हालांकि औपचारिक रूप से वो काफी विनम्र था। वो था इंस्पेक्टर फेडेरिको वेलार्डी, जो पूरे सिसिली की सुरक्षा पुलिस का प्रमुख था। इन तीनों में से एकमात्र वो ही ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर स्वागत करने वाली मुस्कान नहीं थी। पतले शरीर का मालिक, सरकारी वेतन पाने वाला यह व्यक्ति अपनी सुंदर और ठंडी नीली आंखों के सामने बहुत पहले 2 नॉर्मन विजेताओं को गोलियों से उड़ा चुका था। इंस्पेक्टर वेलार्डी को किसी अमेरिकन व्यक्ति से किसी तरह का प्यार कैसे हो सकता था, वो भी ऐसे अमेरिकन से जिसने एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी की हत्या की हो। ऐसा व्यक्ति सिसिली में रहने के लिए अपनी किस्मत तो आजमा सकता था, पर उसकी गारंटी वेलार्डी बिल्कुल नहीं ले सकता था। माइकल को इंस्पेक्टर वेलार्डी से हाथ मिलाते समय महसूस हुआ कि जैसे उसने ठंडी तलवार का स्पर्श किया हो। तीसरा आदमी लंबा और भारी था। वो अन्य 2 के बगल में खड़ा हुआ बहुत बड़ा सा लग रहा था। उसने माइकल के हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया, फिर इसने ही आलिंगन में उसको आगे की तरफ खींचा। कजिन माइकल कहकर उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, फिर कहा, पालेर्मो में आपका स्वागत है। फिर वह पीछे हट गया और माइकल को स्नेह भरी सतर्क नजरों से देखते हुए कहा, मैं स्टेफानो एंडोलिनी हूँ। तुम्हारे पिता और मैं, हम दोनों कार्लियोन में एक साथ बड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें अमेरिका में देखा था जब तुम छोटे बच्चे थे। क्या तुमको मेरी याद है? अजीब बात है कि माइकल को याद था, क्योंकि स्टेफानो एंडोलिनी सभी सिसिली वासियों में सबसे अलग इंसान था। एक लाल बालों वाला लंबा चौड़ा आदमी। उसका चेहरा भी कुछ ऐसा था कि एक बार देखकर कोई भूल नहीं सकता था। मुंह बहुत बड़ा और बेडौल, साथ में मोटे लाल कटे हुए मांस जैसे होंठ, ऊपर बालों वाले नथुने थे और उसकी गहरी आंखों में गुफाएं नजर आती थी। हालांकि वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर आपको किसी होने वाली हत्या का आभास हो सकता था। पुजारी के साथ माइकल ने तुरंत ही अपना कनेक्शन समझ लिया। पुजारी यानी फादर। लेकिन इंस्पेक्टर बेलार्डी को किसी रहस्य से कम नहीं पाया। माइकल ने एंडोलिनी ने एक रिश्तेदार की जिम्मेदारी निभाते हुए माइकल को इंस्पेक्टर की आधिकारिक क्षमता के बारे में सावधानी पूर्वक समझाया। माइकल तो पहले ही सावधान था। उसने सोचा, ये आदमी आखिर यहाँ कर क्या रहा है। इंस्पेक्टर वेलार्डी को साल्वातोर गुलियानो के सबसे पक्के अनुयायियों में से एक माना जाता था और ये स्पष्ट था कि इंस्पेक्टर और स्टेफानो एंडोलिनी एक दूसरे को नापसंद करते थे, यानी कि पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। ऊपरी तौर पर उन्होंने ऐसे 2 लोगों का उत्कृष्ट शिष्टाचार वाला व्यवहार दिखाया जो खुद को एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा जंग के लिए तैयार कर रहे हो। कार चालक ने उनके लिए कार का दरवाज़ा खोला। फादर बेनियामिनो और स्टेफानो एंडोलिनी ने माइकल को सम्मानजनक तरीके से पीछे की सीट पर बैठाया। फादर बेनियामिनो ने ईसाई विनम्रता के साथ आग्रह किया कि माइकल, आप खिड़की के पास बैठिए ताकि आप पालेर्मो की खूबसूरती देख सके। वो खुद बीच में बैठ गया। एंडोलिनी ने
पीछे दूसरी सीट ले ली। इंस्पेक्टर पहले ही ड्राइवर के बगल में जा बैठा था। माइकल ने देखा कि इंस्पेक्टर बेलार्डी ने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ रखा था ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर उसे जल्दी से खोल सके। माइकल के दिमाग में यह विचार आया कि शायद फादर बेनियामिनो खुद को सीधा निशाना बनने से बचाने के लिए बीच वाली सीट पर बैठ गए थे। एक विशाल काले ड्रैगन की तरह माइकल की कार पालेर्मो की सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस एवेन्यू पर सुंदर मूरिश दिखने वाले घर, विशाल ग्रीक स्तंभ वाली सार्वजनिक इमारतें, स्पेनिश कैथेड्रल्स दिखाई दे रहे थे। निजी घर नीले, सफ़ेद, पीले रंगों से रंगे हुए थे। सभी की फूलों से सजी बालकनियां बाहर झांक रही थी, जो सड़क के सिर के ऊपर एक और राजमार्ग बना रही थी। ये एक सुंदर दृश्य होता अगर इटली की राष्ट्रीय पुलिस कार्बिनियरी दस्तों के रूप में शहर के हर कोने पर राइफलों के साथ गश्त करती नजर न आ रही होती। ऐसा लगा कि ऊपर की बालकनियां भी माइकल के कार पर नजर रख रही थी। उनकी भारी बड़ी कार ने अपने आसपास के दूसरे वाहनों को बौना बना दिया था, खासकर खच्चर द्वारा खींची जाने वाली किसानों की गाड़ियां, जो ग्रामीण इलाकों से अधिकांश ताज़ी फसलें काटकर लाती ले जाती थी। ये गाड़ियां चमकीले रंगों से रंगी हुई थी, पहियों की तीलियों तक और खच्चरों को थामे रखने वाले शाफ्ट तक। कई गाड़ियों के किनारों पर हेलमेट पहने शूरवीरों और ताज पहने राजाओं के चित्र दिखाई दे रहे थे। कईयों पर शार्लेमेन और रोलांड की किंवदंतियों के नाटकीय दृश्य अंकित थे। ये सिसिली के लोकगीतों के प्राचीन नायक हुआ करते थे। वहीं कुछ गाड़ियों पर माइकल ने एक सुंदर नौजवान की आकृति देखी, जो मोलस्किन पतलून और बिना आस्तीन की सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। इस नौजवान की बेल्ट में बंदूकें थी, उसके कंधे पर भी बंदूकें लटकी हुई थी। उसके चित्र के नीचे दो पंक्तियों की एक किंवदंती जैसी लिखी पंक्ति नजर आ रही थी, जो हर गाड़ी में बड़े लाल अक्षरों से समाप्त होती थी। साफ साफ वहां लिखा हुआ था, साल्वातोर गुलियानो। सिसिली में अपने अज्ञातवास के दौरान माइकल ने साल्वातोर गुलियानो के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसका नाम हमेशा अखबारों की सुर्खियां बनता था। हर जगह लोग उसके बारे में बात किया करते थे। सिसिली की रहने वाली माइकल की अपनी दुल्हन अपोलोनिया ने भी ये बात कबूल की थी कि हर रात वो गुलियानो की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी, जैसा कि सिसिली के लगभग सभी लोग करते थे, चाहे वो बच्चे हो, नौजवान हो या बुजुर्ग। वे उसको प्यार करते थे। गुलियानो को सभी प्यार करते थे। वो उनमें से एक सिसिली में उनके जैसा ही एक नौजवान था गुलियानो। एक ऐसी शख्सियत थी गुलियानो जो हर कोई बनना चाहता था, हर कोई वैसा बनने का सपना देखता था। 20 साल के नौजवान में उन्हें एक महान सेनापति दिखाई देता था, एक महान योद्धा मानते थे वे उसे, क्योंकि गुलियानो ने अपने खिलाफ भेजी गई कार्बिनियरी सेनाओं को हराया था। जितना सुंदर उसका चेहरा था, उतना ही प्यारा उसका दिल भी था। वो सिसिली का रॉबिन हुड था। अपनी आपराधिक कमाई का अधिकांश हिस्सा गुलियानो गरीबों को दे दिया करता था। बहुत से कारण ऐसे थे जिनसे नौजवान उसे अपना प्रेरणा नायक मानते थे, उसे अपना आदर्श कह करके पूजा करते थे। इस लायक था भी गुलियानो। बहादुर तो वो था ही, वो एक सदाचारी व्यक्ति भी था। उसकी गैंग के डकैतों को कभी भी महिलाओं या पुजारियों से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं थी। जब उसे किसी मुखबिर या देशद्रोही को मारना होता था, तो वो हमेशा अपने शिकार को अपनी अंतिम प्रार्थना करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का
पूरा समय देता था ताकि वो अगली दुनिया के शासकों के साथ अच्छे संबंध बना सके। ये सब माइकल को बिना बताए पता था। माइकल की गाड़ी ने फिलहाल एवेन्यू पार कर लिया और अब एक घर की दीवार पर एक विशाल काले अक्षरों वाले पोस्टर के सामने माइकल की कार को खड़ा देखा माइकल ने, और फिर उसने देखा दीवार पर लगे उस विशाल काले अक्षरों वाले पोस्टर को भी। उसे बस इतना समय मिला कि वो शीर्ष पंक्ति पर लिखा शब्द गुलियानो पढ़ सके। फादर बेनियामो खिड़की की ओर झुके हुए थे। उन्होंने कहा, यह गुलियानो की घोषणाओं में से एक है। सब कुछ होने के बावजूद वो अभी भी रात में पालेर्मो शहर पर शासन करता है। और इसमें क्या लिखा है? माइकल ने पूछा। वो पालेर्मो के लोगों को फिर से स्ट्रीट कार की सवारी करने की अनुमति देता है, फादर बेनियामो ने कहा। अनुमति देता है? माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई डाकू अनुमति कैसे दे सकता है? कार के दूसरी तरफ स्टेफानो एंडोलिनी हंस रहे थे। कार्बिनियरी ट्राम चलाते हैं, इसलिए गुलियानो उनको उड़ा देता है, लेकिन पहले उसने लोगों को चेतावनी दी थी कि वे इन ट्रामों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अब वो उन्हें और न उड़ाने का वादा कर रहा है। माइकल ने रूखेपन से पूछा, तो फिर गुलियानो ने पुलिस से भरी ट्राम क्यों उड़ाई? इंस्पेक्टर बेलार्डी ने अपना सिर घुमाया, नीली आंखों से माइकल को घूरते हुए देखा। क्योंकि रोम ने अपनी मूर्खता दिखाई थी और गुलियानो के पिता और मां को एक बदनाम अपराधी का साथ देने के लिए गिरफ्तार किया था। यानी कि माता पिता अपने बेटे का साथ दे तो वो अपराधी हो गए। यह है इस देश का फांसीवादी कानून जिसे सरकार ने लागू किया हुआ है। फादर बेनियामो का शांत चेहरा अचानक थोड़ा सा उद्विग्न हो उठा। मेरे भाई डॉन क्रोस ने उनकी रिहाई करवाई थी। अरे, गुलियानो के माता पिता की गिरफ्तारी के कारण मेरा भाई पूरे रोम से नाराज हो गया था। हे भगवान, माइकल ने सोचा, डॉन क्रोस रोम से नाराज था? गुलियानो का साथ देने की बात करने वाला यह माफिया डॉन क्रोस आखिर है कौन? माइकल की गाड़ी एक गुलाबी रंग की इमारत के सामने रुकी। हर कोने पर नीली मीनारें यहाँ दिखाई दे रही थी। प्रवेश द्वार के सामने एक असाधारण चौड़ी हरी धारीदार छतरी दिखाई दी, जिस पर लिखा था होटल उम्बेर्तो, जिसकी सुरक्षा में 2 हथियारबंद दरबान थे जिन्होंने चमकीले सुनहरे बटन वाली वर्दी पहन रखी थी। लेकिन माइकल को इससे क्या, वो इस भव्यता से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसकी अभ्यस्त आंखों ने होटल के सामने की सड़क की तस्वीर खींच ली। कम से कम 10 अंगरक्षक जोड़ों में दिखाई दिए जो लोहे की रेलिंग के सहारे झुके हुए थे। ये लोग अपने काम को छिपा नहीं रहे थे। बिना बटन वाली जैकेट से उनके शरीर पर बंधे हथियार दिखाई दे रहे थे। जब माइकल कार से बाहर आया तो उनमें से 2 ने पतले सिगार पीते हुए उसका रास्ता रोक दिया। वे उसे करीब से ऐसे जांचने लगे जैसे कब्र के लिए उसका कफन नाप रहे थे। उन्होंने इंस्पेक्टर बेलार्डी और दूसरे लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही यह ग्रुप होटल में दाखिल हुआ, गार्ड्स ने उनके पीछे प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। अंदर लॉबी में 4 और पहरेदार प्रकट हुए और उन्हें एक लंबे गलियारे में ले गए। इन लोगों के चेहरे पर सम्राट के महल के सेवकों जैसा अभिमान था। गलियारे के अंत में 2 बड़े ओकवुड के दरवाजे थे। एक ऊंची सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा एक आदमी खड़ा हो गया। उसने कांसे की चाबी से दरवाजे खोले। उसने झुककर फादर बेनियामिनो को एक अपनी रहस्यमय मुस्कान भी पेश की। ये दरवाजे कमरों के एक शानदार स्वीट में खुलते थे। खुली फ्रांसीसी खिड़कियों से बाहर एक शानदार बागीचा दिखाई देता था, जिसमें से नींबू के पेड़ों की खुशबू आ रही थी। जब वे अंदर गए तो माइकल ने स्वीट के अंदर 2 लोगों को तैनात देखा। माइकल को आश्चर्य हुआ कि डॉन क्रोस पर इतनी कड़ी सुरक्षा आखिर क्यों है।
वह गुलियानो का दोस्त था। वो रोम में न्याय मंत्री का विश्वास पात्र भी था और इसलिए पालेर्मो शहर में रहने वाले कार्बिनियरी पुलिस से वो पूरी तरह सुरक्षित था। फिर महान डॉन को किससे और किस बात का डर था? उसका दुश्मन आखिर कौन था? जानेंगे हम अगले अंक में। चलती रहेगी हमारी ये कहानी सिसिली का वो नौजवान डाकू गुलियानो। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।